अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहत। वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। हमास सरबराह इस्माइल हानिया की फ़लस्तीनियों से अपील, मुहासरा तोड़कर फर्स्ट रमज़ान को मस्जिद अक्सा में अदा करें नमाज। अरब और इस्लामी ममालिक से गजा के लोगों तक इमदाद पहुंचाने की अपील भी की। फ़लस्तीनियों के जहरीले बोल बोलने वाले इसराइली वजीर एतमार बिन गुएर को मुंह की खानी पड़ी। इसराइली वजीर से मस्जिद अक्सा से मुताल्लिक़ तमाम इख्तियारात वापस ले लिए गए। यूक्रेन जंग में मसरूफ रूस को नॉर्थ कोरिया भेज रहा है भरपूर मदद। साउथ कोरिया ने किया दावा, कहा रूस को हथियार भेजने की खातिर दिन रात काम कर रहे हैं शुमाली कोरिया के सैकड़ों कारखाने। उत्तरकाशी में टनल में फंसे 41 लोगों को बचाने वाले वकील हसन के मकान को भी कर दिया गया बुलडोज। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मोदी राज में इनके लिए सिर्फ बुलडोजर व इनकाउंटर वगैरह ही मुमकिन है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की बच गई हुकूमत। असेंबली स्पीकर ने कांग्रेस के 6 बागी एमएलए को नाअहल करार दे दिया। और चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में धांधली को लेकर सुप्रिया श्रीनेते का बीजेपी पर इल्जाम, कहा इख्तिदार हासिल करने के लिए हर घटिया से घटिया हथकंडा अपनाने को तैयार है भाजपा। ये हेडलाइंस बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। फ़लस्तीनी मज़ाहमती ग्रुप हमास के सरबराह इस्माइल हानिया ने इसराइल के साथ सालिसों के तवस्सुस से जारी मज़ाकरात के इस अहम मरहले पर कहा है कि हमास मज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने के लिए लचक का मुजाहरा कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ वो जंग के लिए भी पूरी तरह तैयार है। इस्माइल हानिया ने इस बात का इजहार टीवी पर अपनी एक तकरीर के दौरान किया है। अपनी इस तकरीर के दौरान उन्होंने यरूशलेम और मगरबी किनारे के फ़लस्तीनियों से अपील की है कि वो फर्स्ट रमज़ान को नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद अक्सा की तरफ मार्च करें। रमज़ान मुबारक के दौरान हमास की मस्जिद अक्सा में नमाज की अदायगी के लिए मुसलमानों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रुझान ज़ाहिर करती हुई ये अपील है। हानिया ने कहा कि ये अरब और इस्लामी ममालिक की जिम्मेदारी है कि वो गजा के लोगों के खिलाफ भूख का हथियार इस्तेमाल करने की साजिश का तोड़ करने के लिए आगे बढ़कर पहल करें, क्योंकि गजा के लोगों तक खुराक ना पहुंचने देना इसराइल की सोची समझी कोशिश और हिकमत अमली नजर आती है। फ़लस्तीनियों के खिलाफ जहर उगलने वाले इसराइली वजीर एतमार बिन गुएर को मुंह की खानी पड़ी है। इसराइली चैनल 12 ने इत्तला दी है कि इसराइली वॉर कैबिनेट ने वजीर बराए कौमी सलामती एतमार बिन गुएर से मस्जिद अक्सा से मुताल्लिक़ तमाम इख्तियारात वापस ले लिए हैं। बिन गुएर ने इससे कबल मुतालबा किया था कि रमज़ान के महीने के दौरान फ़लस्तीनियों को मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोका जाए। इंतहा पसंद इसराइली वजीर बिन गुएर ने एक्स प्लेटफॉर्म पर अपने अकाउंट में कहा कि हम खतरा नहीं मोल ले सकते हैं। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से मुसलमानों को मस्जिद अक्सा में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। गजा में नसीरात बोरेज और खान यूनिस पनाह गज़ीन कैंपों पर ताज़ा इसराइली हमलों में 30 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अल जज़ीरा के मुताबिक बुध और जुमेरात की दरमियानी शब वस्ती गजा में नसीरात और बोरेज कैंपों पर इसराइली फ़िज़ाई हमलों में कम अज़ कम 25 अफराद शहीद हुए। इन हमलों में जख्मी होने वालों को देर अल-बलाह के अल-अक्सा शुहदा अस्पताल ले जाया गया। जख्मियों में अक्सरियत ख़वातीन और बच्चों की थी। इसराइली हमलों का निशाना बनने वाले पनाहगज़ीन कैंपों में मज़ीद दर्जनों अफराद मलबे तले दबे हैं। इसराइली फ़ौज ने गजा के जुनूबी शहर खान यूनिस में भी रात भर गोलाबारी जारी रखी। गजा के इलाके अल-खलील शहर में रॉयल प्लास्टिक फैक्ट्री में लगने वाली आग को बुझाने के लिए कई फायर फाइटिंग टीमें काम कर रही हैं। ज़राए के मुताबिक आग इतनी ज़्यादा और बुलंद थी कि पड़ोसी मुल्क उर्दन के बाज़ इलाकों में भी ये दिखाई दे रही है। उर्दन के कई शहरी इसे देखने के साथ वीडियो भी बनाते रहे। फ़लस्तीन में अल-खलील के मेयर तसीर अबू सिनीना ने कहा कि आग अब तक की तारीख में सबसे बड़ी है।
उन्होंने मजीद कहा कि यह आग हमारी फायर फाइटिंग दस्तियाब सलाहियतों से ज़्यादा है, क्योंकि फैक्ट्री में इस्तेमाल होने वाला मवाद यानी कंटेंट इंतहाई एक्सप्लोसिव है और सूरत हाल काबू से बाहर है। उन्होंने मजीद कहा कि सिविल डिफेंस का अमला और अल खलील फायर डिपार्टमेंट आग पर काबू पाने की कोशिश में जाए वक़्वा पर पहुंचे, जो प्लास्टिक और केमिकल के गोदामों तक पहुंच गए। मुल्क शाम यानी सीरिया की दारुल हुकूमत दमिश्क के नवाही इलाकों में इसराइली बमबारी के नतीजे में ईरान के वफादार जमातों के 2 जंगजू के मारे जाने जबकि कम से कम 6 के जख्मी होने की इत्तला है। ये जानकारी सीरियन ऑब्जर्वेटरी बराए ह्यूमन राइट्स ने दी है। इसराइल ने गजा में इसराइल और हमास के दरमियान जंग के आगाज़ के बाद से इलाक़ाई तनाव में इजाफे के दौरान दमिश्क के करीबी इलाके पर बमबारी की। शामी सरकारी टेलीविज़न ने कहा कि दारुल हुकूमत दमिश्क में सिविल डिफेंस ने दमिश्क के आसपास इसराइली जारहियत का जवाब दिया और दुश्मन के बेशतर मिसाइल तबाह कर दिए गए। साउथ कोरिया ने दावा किया है कि शुमाली कोरिया ने खुराक के बदले रूस को लाखों जंगी हथियार भेजे हैं। साउथ कोरियन हुकाम के मुताबिक शुमाली कोरिया ने सितंबर से लेकर अब तक तकरीबन 6,700 कंटेनर्स रूस भेजे हैं, जिनमें लाखों की तादाद में हथियार और खुराक के साथ साथ हथियारों की तैयारी के लिए खाम माल भेजा गया है। जनूबी कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर शेन वोल्स्क ने मीडिया को बताया कि कंटेनर्स में 30 लाख 152 मिलीमीटर से ज़्यादा तोप खाने के गोले हो सकते हैं। वजीर ने मालूमात के ज़राए की हालांकि वजाहत नहीं की। उन्होंने कहा कि खाम माल और बिजली की कमी की वजह से नॉर्थ कोरिया के जंगी साजो सामान के सैकड़ों कारखाने अपनी सलाहियत के तकरीबन 30% पर चल रहे हैं, लेकिन रशिया के लिए तोप खाने के गोले तैयार करने वाले पूरे जोर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हथियारों के बदले में रूस ने नॉर्थ कोरिया को खुराक, खाम माल और हथियारों की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स फराहम किए हैं। रूस से जुड़े मुल्क चेचनिया रिपब्लिक में गुज़िश्ता साल कुरान पाक को नज़र आतिश करने वाली निकिता को 3.5 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। चेचनिया रिपब्लिक के दारुल हुकूमत ग्रोज़नी की शहरी अदालत में होने वाली समाअत में कुरान पाक को जलाने वाले निकिता जोरवेल को अखलाक इक़दार की तौहीन और समाजी नज़्म व ज़ब्त को बिगाड़ने के जवाज़ में मुजरिम करार दिया गया। अदालत ने 20 साल औरत को 3 साल 6 माह की सज़ाए कैद देने का फैसला किया। निकिता को माह मई में वोल्गोग्राद शहर में एक मस्जिद के सामने कुरान करीम को नज़र आतिश करने के जवाज़ में हिरासत में लेते हुए चेचनिया के हवाले कर दिया गया था। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए आप देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चलाने के एक और ताज़ा मामले पर आवाज़ उठाई है। उन्होंने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से पोस्ट करते हुए बताया कि गुज़िश्ता साल उत्तरकाशी में फंसे 41 लोगों की जान बचाने वाले रेट माइनर वकील हसन के मकान को बुलडोज़र से मुनहदम कर दिया गया। उन्होंने दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को टैग करते हुए लिखा कि उसने नोटिस तक नहीं दिया। बुलडोज़र तब चलाया गया जब वकील के बच्चे उनके घर पर अकेले थे। वकील और उनके साथियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर उन 41 लोगों को बचाया था। किसी भी महज़िब समाज में उन्हें कौमी हीरो का दर्जा दिया जाता है, लेकिन शायद उनका नाम वकील हसन है, इसलिए मोदी राज में उनके लिए सिर्फ बुलडोज़र या इनकाउंटर वगैरह मुमकिन है। वकील भाई का मकान है जी, ये रेड माइनर जो है उनका मकान तोड़ दिया गया। ये है जी, देखो हम सीढ़ी वाले आए, नहीं माने किसी की भी, पूरा मकान तहस नहस कर दिया गया। इन्होंने बच्चों को मारा पीटा, बाहर निकाला और घर तोड़ दिया। मुन्ना कुरैशी को भी अंदर बंद कर दिया, वकील हसन को भी, मेरे बेटे को भी, मेरी बेटी को भी।
इन्हें तीनों चारों को ले जाकर थाने में बंद कर दिए और सारा प्लॉट हमारा, ये मेरी नंद बैठी है बड़ी, ये अंदर बैठी हुई थी, अंदर बैठने के बाद भी उन्होंने सारा तोड़ कर, सामान कुछ टूटा हमारा अंदर ही, कुछ बाहर, बच्चों के रिजल्ट तक भी नहीं हम निकाल पाए, बच्चों के रिजल्ट भी हमारे अंदर ही सब उसमें ही रह गए। अब हम कहाँ जाएंगे? क्या सरकार हमें बताएगी कि हम कहाँ जाएंगे? मेरे हस्बैंड तो हीरो थे उत्तरकाशी के, 41 मजदूरों की जान बचाई थी उन्होंने, सब उन्हें इतना सम्मान दे रहे थे, इतना सम्मान देते, उस सम्मान के बदले आज मेरा मकान ले लिया। मोदी जी कहते हैं हाथ जोड़कर सबका साथ सबका विकास, हमारा विकास कहाँ है? किसे क्या कहें हम? हमारा तो एक टूटा फूटा घर था, कई बार डीडीओ वाले आ चुके हैं। तुम्हें पता है अभी 2 महीने पहले मेरा हस्बैंड वहाँ। हिमाचल प्रदेश असेंबली के स्पीकर ने कांग्रेस के 6 बागी एमएलए को नाअहल करार दे दिया है। असेंबली स्पीकर ने इस फैसले के बाद से उन एमएलए की रुकनीत भी कैंसिल कर दी है। इन 6 कांग्रेसी एमएलए के खिलाफ यह फैसला पार्टी की जानिब से जारी किए गए व्हिप को न मानने से किया गया है। ज़राए के मुताबिक इन सभी कांग्रेसी एमएलए को दल बदल कानून के तहत नाअहल करार दिया गया है। इन 6 कांग्रेसी एमएलए ने राज्यसभा इलेक्शन में बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट किया था। ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते, आपको ऐसे सवाल नहीं करना चाहिए, माफ़ कीजिएगा, ये बिल्कुल बेबुनियाद है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। ये कहाँ घुमा फिरा कर आप ये आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, ये अमित मालविया जैसे सवाल हैं, आपके सवाल नहीं है। सॉरी, बुरा मत मानिए, नहीं बुरा मत मानिए, ये गलत सवाल है, नहीं गलत सवाल है। ये पार्टी हाईकमांड ने निर्णय लिया है, आप उस पार्टी हाईकमांड को निर्णय को टेढ़ मोड़ कर देख रहे हैं, बिल्कुल गलत है। कांग्रेस की खातून तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेते ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी इख्तिदार हासिल करने के लिए हर घटिया से घटिया हथकंडा अपनाने को तैयार है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में खुलेआम लोकतंत्र की हत्या करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसे एक झांकी बताया था। शायद जीवन में पहली बार सत्य बोला था, क्योंकि सत्ता हासिल करने के लिए या सरकार बनाने के लिए हर नियम, हर कानून, हर प्रणाली, हर मर्यादा, लोकतंत्र की हर मान्यता का दम घोटने के लिए पूरी तरह से तैयार है भारतीय जनता पार्टी। ये सिर्फ भाजपा का वैचारिक या नैतिक दिवालियापन ही नहीं, ये उसकी मौलिक गिरावट का भी प्रतीक है। लेकिन सत्ता के लिए ये हवस, ये लालच हिंदुस्तान की राजनीति और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। भाजपा चुनाव जीतने के लिए हर घटिया से घटिया हथकंडा अपनाने को तैयार है। सत्ता मिल जाए तो अच्छा, ना मिल जाए तो सारी काली करतूतों का सहारा लिया जाएगा। पहले चुनी हुई सरकारों के खिलाफ षड्यंत्र किया जाएगा, झूठे मनगढ़ंत आरोप लगाए जाएंगे, अपनी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से दबाव बनाया जाएगा। और इस बीच उनका चरण चुंबक मीडिया जो है वो लोकतंत्र के चीरहरण पर सवाल नहीं उठाएगा। वो ये बोलेगा कि भाजपा की कितनी ब्रूट पॉलिटिकल मशीनरी है। वो ये सवाल नहीं पूछेगा कि जिनको कल तक आप आरोपी बताते थे और गाली देते थे, आज उनके साथ गलबहियां क्यों कर रहे हैं। खैर, बार बार ऐसा कर कर भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग इस देश के लोगों के साथ उनके मताधिकार के हक का हनन कर रहे हैं और उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं, हमारे लोकतंत्र पर गहरा प्रहार कर रहे हैं। सत्ता की लालच में, सत्ता की लोलुपता में अंधे हुए भाजपाइयों को शायद ये बात समझ में ना आए, लेकिन इस देश के लोगों को ये बात जरूर समझ आने लगी है। सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप ने राहुल गांधी समेत सभी अपोजिशन पार्टी के लीडरों से अपील की है कि वो ईवीएम के खिलाफ आवाज उठाएं और बैन ईवीएम कैंपेन का हिस्सा बने। सो मेरा सुझाव यही है कि वो तमाम नेताओं को जो 3 तारीख को पटना के गांधी मैदान में रैली हो रही है, उस रैली में आमंत्रित करें जी। साथ में संयुक्त किसान मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा राजनीतिक, इनके भी तमाम नेताओं को बुलाएं। इसके साथ साथ में जो हमारे रिटायर्ड फौजी हैं उनके भी जो संगठन हैं उनको भी बुलाएं, यूथ के जो संगठन हैं उनको भी बुलाएं, और यहाँ पर जो सामाजिक संगठन के लोग बैठे हैं, जो किसान बड़े मजबूत नेता हैं, उन सबको बुलाएं और ये सारे के सारे चेहरे उस मंच पर दिखने चाहिए और वहां से घोषणा हो कि ईवीएम से चुनाव इस बार हम किसी कीमत पर नहीं होने देंगे।
अल्टीमेटम दें बाकायदा सरकार को भी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी कि तत्काल ईवीएम को बंद किया जाए, अन्यथा वहीं से एक डिसाइड हो इस डेट को पूरे देश में, देश की न केवल राजधानी में बल्कि भिन्न भिन्न प्रदेशों की राजधानियों में जो चुनाव आयोग तय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है दिल्ली में उसके सामने, और राज्यों में जो इलेक्शन ऑफिसर्स हैं उनके वहां, और हर जिले में जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन होगा। और वो प्रदर्शन इस तरह का होगा कि जाएंगे तो वहीं बैठ जाएंगे जम के, ये बाकायदा वहां से हो। और उसी के साथ ऐलान वहां से होना चाहिए कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसके सामने भी प्रदर्शन की उसी दिन घोषणा हो, और एक टीम बने जो टीम में सीनियर एडवोकेट्स हों और किसान संगठनों के नेता हों, जितने भी वरिष्ठ नेता हैं और भी संगठनों में, ये बाकायदा जाके चीफ साहब से मिलें, उनसे समय लें, उनसे मिलकर सारी चीजों को कहें। सुप्रीम कोर्ट के पास में पूरी पावर है। कांग्रेस को फंसा दिया। मैं ये मानता हूं कि ये चीजें जब तक नहीं होंगी तब तक जितनी सफलता और जिस समय में हमें मिलनी चाहिए वो सफलता मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब समय है, देखिए आज की तारीख में आप बिल्कुल कह सकते हैं, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, ईवीएम का आंदोलन इस देश में हर गांव में, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर शहर में, घर घर तक पहुंच चुका है। ये आप सबकी जो मेहनत है उसका नतीजा है। और जिस तरह से अलग अलग संगठन आ रहे हैं, जो भी संगठन आ रहे हैं, सभी अपने स्तर से जितना हो सकता है आवाज उठा रहे हैं। ये उन सबकी एक सामूहिक, एक कलेक्टिव जो मेहनत है उसका नतीजा है। 1993 सीरियल ब्लास्ट केस में मुलजिम बनाए गए अब्दुल करीम टुंडा को अजमेर की टाडा कोर्ट ने सबूतों की कमी के बाद बरी कर दिया है। अदालत ने फैसले में कहा कि टुंडा के खिलाफ कोई डायरेक्ट सबूत नहीं मिला है। 30 साल पुराने इस केस में जस्टिस महावीर प्रसाद गुप्ता ने 2 दिगर हमीमुद्दीन और इरफान को ताउम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद निसारुद्दीन और मोहम्मद जहीरुद्दीन को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी। दिल्ली में 1997 में बम धमाके के वाक़े के बाद दिल्ली पुलिस की जानिब से पकड़े गए एक नौजवान ने पूछताछ में इंकशाफ किया था कि धमाकों के पीछे यूपी के आजमगढ़ के रिहायशी अब्दुल करीम टुंडा है। तभी अब्दुल करीम टुंडा को गिरफ्तार किया गया था। वो आईपीसी में है। आतंकवाद से संबंधित मामले में अब्दुल करीम टुंडा को आज तक कोई सजा नहीं हुई है। वो निर्णय आने के बाद मैं आपको संपूर्ण बता पाऊंगा, लेकिन हमने माननीय न्यायालय के समक्ष ये अपनी बात पूरी तरीके से रखी थी कि अब्दुल करीम टुंडा के विरुद्ध कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन नोट ऑनरेबल कोर्ट में नहीं आया, कोई कन्फेक्शनल स्टेटमेंट नहीं आया, कोई सप्लीमेंट्री चार्जशीट नहीं आई, किसी गवाह ने ये नहीं कहा। सीबीआई के कुछ गवाहों ने तो इतना तक कहा है कि हमें इस प्रकरण में अब्दुल करीम टुंडा के लिप्त होने के लिए इसका नाम या जानकारी किसी गवाह ने नहीं दी, इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। उम्र कैद का भी मामला था ना, टाडा एक्ट में 302 में उम्र कैद तक की सजा होती है ना। इसमें अभी जो बरी किया किन धाराओं सभी सब धाराओं में बरी कर दिया है। हत्या के आरोप से, विध्वंसक अधिनियम के आरोप से। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। हमास सरबराह इस्माइल हानिया की फ़लस्तीनियों से अपील, मुहासरा तोड़कर फर्स्ट रमज़ान को मस्जिद अक़सा में अदा करें नमाज। अरब और इस्लामी ममालिक से गजा के लोगों तक इमदाद पहुँचाने की अपील भी की। फ़लस्तीनियों के जहरीले बोल बोलने वाले इसराइली वज़ीर एतमार बिन गुएर को मुंह की खानी पड़ी। इसराइली वज़ीर से मस्जिद अक़सा से मुताल्लिक़ तमाम इख्तियारात वापस ले लिए गए। यूक्रेन जंग में मसरूफ रूस को नॉर्थ कोरिया भेज रहा है भरपूर मदद। साउथ कोरिया ने किया दावा, कहा रूस को हथियार भेजने की खातिर दिन रात काम कर रहे हैं शुमाली कोरिया के सैकड़ों कारखाने। उत्तरकाशी में टनल में फंसे 41 लोगों को बचाने वाले वकील हसन के मकान को भी कर दिया गया बुलडोज। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मोदी राज में इनके लिए सिर्फ बुलडोजर व इनकाउंटर वगैरह ही मुमकिन है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की बच गई हुकूमत। असेंबली स्पीकर ने कांग्रेस के 6 बागी एमएलए को नाअहल करार दे दिया।
और चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में धांधली को लेकर सुप्रिया श्रीनेते का बीजेपी पर इल्जाम। कहा, इख्तिदार हासिल करने के लिए हर घटिया से घटिया हथकंडा अपनाने को तैयार है भाजपा। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।